आपने इन 5 शब्दों को ध्यान में रखना है। वो है नाम, नमक, निशान, वफादारी और इज्जत। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट में एयर स्ट्राइक के जरिए सिद्ध कर दिया है कि अब देश पीछे हटने वाला है। मेरी जो धर्मपत्नी है, मुझे लगता है उनको भी परिवार संभालने की आदत पड़ गई है, उसका श्रेय मैं उनको ही देता हूँ। तीनों सेनाओं की शक्ति को हम अगर इस्तेमाल करें एकजुट होकर, 1+1+1 को 3 न करते हुए 1+1+1 को 111 बना सकते हैं। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। कहाँ खामियां रह गई इन पर विचार करो तुम। मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़े चलो तुम, और फिर देखो नई चोटियों के ऊपर आप अपना परचम लहराए चलो। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर आप देख रहे हैं दस्तक। प्रार्थनाओं में शक्ति होती है, दुआओं में बहुत ताकत होती है। बुधवार की दोपहर आई एक खबर ने हर देशवासी को उसी प्रार्थना की शक्ति और दुआओं की ताकत का प्रयोग करने के लिए मजबूर किया, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। सूरज ढलते ढलते भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सेनाओं के सबसे बड़े सेनापति के अस्त होने की दुखद खबर आ गई, जिनके साथ उनकी पत्नी और स्टाफ समेत 14 लोगों को ले जाता सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। वो क्षति जिसे कभी भरा नहीं जा सकता, जिनकी जाबाजी, वीरता, अदम्य साहस, रणनीतिक कौशल, दूरदर्शी निर्णयों ने भारतीय सेना को नई शक्ति दी, हर भारतीय नागरिक को हर मोर्चे पर सुरक्षित रखने का विश्वास दिया। अलविदा जाबाज जनरल। बुधवार दोपहर से प्रार्थनाओं के इस दौर के बाद भी वो खबर आई जिसका डर था। राष्ट्र की जल थल नभ में रक्षा करने वाली सेनाओं के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार की जीवन रक्षा के लिए ये मंत्र भी चमत्कार नहीं कर पाए। शाम 6 बजे आंखों को नम कर देने वाली खबर आती है। वायुसेना ने बताया नहीं रहे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। हेलीकॉप्टर क्रैश में बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों का निधन हो गया। कोयम्बटूर से कुन्नूर डीएसएससी के लिए एक हेलीकॉप्टर 12 बजे के लिए एक हेलीकॉप्टर इधर आएगा। वो आने का टाइम बहुत मिस्ट है, बहुत क्लाउड है। वो क्लिक का अंदर आने का टाइम कुन्नूर से 5 किलोमीटर का समय एक बहुत बड़ा जंगल है। वो जंगल का अंदर ये हेलीकॉप्टर गिर गया। वो सब लोग बहुत बड़ा साउंड हो जाएगा, इसलिए अंदर जाके देखने का टाइम उधर इसका अंदर 14 आदमी है। बुधवार सुबह 8:47 पर दिल्ली से वायुसेना के स्पेशल एयरक्राफ्ट से भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत अपनी पत्नी समेत 14 लोगों के साथ रवाना होते हैं। सुबह 11:34 पर तमिलनाडु के सुलूर पहुंचते हैं। सुबह 11:48 पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर Mi-17V5 से स्टाफ कॉलेज में लेक्चर देने के लिए बढ़ते हैं। दोपहर 12:20 पर खबर आई कि जनरल बिपिन रावत समेत 14 लोगों को ले जा रहा सेना का ये सबसे खास हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। तस्वीरें जड़ कर देने वाली,
खबर मस्तिष्क को शून्य में धकेल देने वाली। जलता हुआ हेलीकॉप्टर, टूटे हुए पेड़ की टहनियां, उठते हुए धुएं के बीच हर कोई बस मनाता रहा, ईश्वर रक्षा करे सबकी। लेकिन शाम तक सारी उम्मीदों ने दम तोड़ दिया। खो दिया देश ने अपना वो राष्ट्र सेनानी जिसने आतंकी भेजने वाले पाकिस्तान को उसकी हर हरकत की दुर्गति हासिल करने के लिए तैयार रहने को कहा। Any threat develop along our northern borders, Pakistan could take advantage of that and create some trouble for us on the northern borders, and therefore we have taken adequate precautions to ensure that any such misadventure by Pakistan is thwarted and they are not able to succeed in their mission, but in fact they may suffer heavy losses should they attempt any misadventure. अस्त हो गया वो सूर्य हादसों के बादलों के बीच जो सिर्फ सरहद के जवानों में ही नहीं, देश के हर मोर्चे पर नौजवानों में राष्ट्र प्रेम का जुनून पैदा करते रहे। बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी। देश देशवासियों की रक्षा के लिए ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र और आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन के विशेषज्ञ वो जनरल बिपिन रावत ही थे जिन्होंने 21वीं सदी में सीमा पार जाकर दुश्मन को उनके नापाक हरकत का अंजाम सिखाना शुरू किया। आतंकवादी होते हैं वो अपनी रणनीति बदलते रहते हैं और हमको उनसे आगे चलकर कार्रवाई करनी होती है। तो हमको भी जो अपनी रणनीति है उनकी रणनीति को मद्देनजर रखते हुए और ये ध्यान में रखते हुए कि वो आगे की कार्रवाई किस प्रकार से करेंगे, अगर हम उनसे 2 कदम आगे रहे तो हमें सफलता मिलती रहेगी। आतंक विरोधी अभियान में 2 कदम आगे बढ़कर फैसले लेने वाले ये जनरल बिपिन रावत ही थे जिन्होंने पूर्वोत्तर में पहले बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। बात जून 2015 की है। मणिपुर में आतंकी हमले में 18 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद 21 पैरा कमांडो के जवानों ने सीमा पार जाकर म्यांमार में आतंकी संगठन के दहशतगर्दों को ढेर किया। सीमा पार म्यांमार में ऑपरेशन करने वाली 21 पैरा कमांडो तब 3rd कॉर्प्स के अधीन थी जिसके कमांडर थे बिपिन रावत। बिपिन रावत जिन्होंने 2016 में पाकिस्तान की तरफ से जवानों पर हुए बड़े हमले के बाद कीमत चुकाने को तैयार रहने की चुनौती दी। We need to take stern action to avenge the kind of barbarism that terrorists and the Pakistan army has been carrying out against our soldiers. That yes, it is time to give it back to them in the same coin. चुनौती देने के बाद वो वक्त भी आया जब भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को उनके आतंक का जवाब दिया। जनरल बिपिन रावत के उपसेना प्रमुख बनने के 1 महीने के भीतर ही भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। भारतीय सेना ने 29 सितंबर 2016 को पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की कई आतंकी शिविरों को नष्ट किया। मैन ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक को देश ने खोया है। मातृभूमि के उस रक्षक को काल के क्रूर हाथों ने छीना जो हमेशा हंसते हुए सीमा के पास खड़े होकर आतंकवादियों के काल बनते रहे, कहते रहे आतंकवादियों को गैस करने दीजिए, भारत के जवान कहां से आएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक्स का जो सवाल है वो सिर्फ ये था कि सरहद पार जाके जो आतंकी के जो बेसिस हैं उनको हमला करना था और वहाँ पे जो आतंकी मौजूद हैं उनको नष्ट करना था। इसके कई तरीके हैं, ये तो हमने सिर्फ एक तरीका अपनाया है। इससे पहले भी काफ़ी विचार विमर्श हुआ था कि किस तरीके से हम कार्रवाई को करें, लेकिन हमने उस वक्त सोचा कि ये सही कार्रवाई है, लेकिन हमारे पास अन्य तौर तरीके भी हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार सर्जिकल स्ट्राइक ही की जाएगी। अब स्ट्राइक को आप कोई भी नाम दे दीजिए, लेकिन उसको करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। वो मैं इस वक्त आपको बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि जितना हम अपने आतंकियों को गैसवर्क में डाल के रखें उतना ये अच्छा रहेगा। आतंकवाद ने जब भी पाकिस्तान की तरफ से मुंह उठाने की कोशिश की, सैन्य अधिकारी रहते, उप सेना प्रमुख रहते, सेना प्रमुख रहते और फिर देश के सबसे शक्तिशाली सैन्य कमांडर बनने तक, हमेशा जनरल बिपिन रावत आतंकवाद को खत्म करने के लिए 2 कदम आगे रहने की बात करते रहे।
अगर आप इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो हम अपनी हवाई शक्ति को भी इस्तेमाल करने में नहीं कतराएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक तो केवल टेररिस्ट कैंप्स को विफल करने के लिए किया गया था, लेकिन अगर उनके सहयोगी जो कि पाकिस्तानी सेना है अगर लगातार आतंकवादियों को सहयोग देती रही तो हम किसी और प्रकार की कार्रवाई करने पे भी हिचकिचाएंगे नहीं। ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स और बालाकोट में एयर स्ट्राइक के जरिए सिद्ध कर दिया है कि अब देश पीछे हटने वाला नहीं। इस बयान के कुछ दिन बाद ही याद करिए 2019 का वो वक्त जब भारत ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करके आतंक का माकूल जवाब दिया। भारत को किसी भी आतंकी हमले के बाद सिर्फ निंदा नहीं बल्कि अपने जवानों को जिंदा रखने के लिए जरूरी स्ट्राइक करने का साहस देने वाले राष्ट्र योद्धा बिपिन रावत को बुधवार को देश ने खो दिया। आपके नेतृत्व में संभव हुआ है ऑपरेशन ऑल आउट, जो लगातार जारी है। सबसे अधिक श्रेय मैं देना चाहूंगा उन वीर जवानों को जो जम्मू कश्मीर में तैनात हैं, जमीनी हालत को मद्देनजर रखते हुए जो वहां पर बड़े साहस और जोश के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसका श्रेय सभी को जाता है, किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था को नहीं दे सकते हम। परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल जैसे तमाम वीरता के पदकों को अपने सीने पर लगाकर चलने वाले जनरल बिपिन रावत को इसलिए भी देश हमेशा याद रखेगा क्योंकि कश्मीर में आतंकियों को ऑल आउट करने का अभियान बिपिन रावत ने ही चलाया। देश के भीतर अशांत इलाकों में शांति लाने का अनुभव देखते हुए ही नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिसंबर 2016 में जनरल रावत को 2 बड़े सीनियर अफसरों के ऊपर तरजीह देते हुए आर्मी चीफ बनाया। वो फैसला कश्मीर में आतंक विरोधी अभियान के तौर पर सफल भी हुआ जब जनरल बिपिन रावत ने कश्मीर में एक तरफ आवाम के बीच वर्दी का भरोसा मजबूत करना शुरू किया, दूसरी तरफ दहशतगर्दी फैलाने वाले आतंकियों को नहीं बल्कि सीधे उनके कमांडर को ढेर करने वाली रणनीति अपनाई। हमारी कोशिश ये थी कि कमांडर्स को टारगेट किया जाए, क्योंकि जहां तक जो अन्य मिलिटेंट होते हैं जो उनके साथ कमांडर्स को मदद करते हैं, ये तो एक एक्सपेंडेबल कमोडिटी है। आतंकवाद के जो लीडर्स होते हैं वो इनको एनरोल करते हैं और उनको कैनन फॉडर की तरह यूज़ करते हैं। तो इनको तो मारते जाइए, ये प्रोड्यूस होते जाएंगे, क्योंकि ये तो एक फैक्ट्री बना रखी है इन्होंने। रेडिकलाइजेशन के जरिए उनको सहयोग देते रहते हैं और इनको गलत खबर के जरिए, गलत इन्फॉर्मेशन के जरिए, गलत नीतियों के जरिए इनको आतंकवाद मतलब हथियार उठाने में मजबूर करते हैं। और इस तरीके से आतंकवाद में अगर हम नॉर्मल आदमी को उठाएंगे, कोई जो नौजवान हैं वहाँ के जो कि भटक गए हैं, तो उनको मारने से अच्छा तो यह है कि लीडरशिप को ख़त्म किया जाए। और वही हमारी कोशिश रही और हम काफ़ी हद तक सफल रहे। दुश्मन का कलेजा जिन बिपिन रावत की रणनीतियों और ऑपरेशन के आगे हिल जाता रहा। भारत की सेना के वो सितारे जनरल बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत का मकसद सिर्फ एक था, हम तुम्हें छेड़ेंगे नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हमारी जो सेना है, हम अमन और शांति चाहते हैं, लेकिन अमन और शांति का मकसद ये नहीं है कि हम कमजोर हैं। हम हर तरफ से काबिल हैं, ताकतवर हैं और अगर जरूरत आई तो हम किसी भी तरह से ताकत इस्तेमाल करने में पीछे नहीं हटेंगे। 1995 में लेफ्टिनेंट जनरल रहते हुए भी बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर दीमापुर में क्रैश हुआ था। उस हादसे में बिपिन रावत जख्मी हुए थे, कुछ चोट लगी थी। 26 वर्ष बाद तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में देश के पहले सीडीएस का निधन हो गया। देश ने जनरल बिपिन रावत को खो दिया।
आखिर कुछ तो बात रही होगी कि बिपिन रावत को 2 सीनियर सैन्य अधिकारियों के मुकाबले श्रेष्ठ मानकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थल सेना प्रमुख बनाया। कुछ तो कारण रहा होगा जो संविधान में बदलाव करके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जिम्मेदारी जनरल बिपिन रावत को दी गई। वो बात थी नेतृत्व क्षमता, दूरदर्शी निर्णय, अशांति को शांति में बदलने का रणनीतिक कौशल, जिसने जनरल बिपिन रावत को देश सेवा में सबसे आगे रखा। मेरे पिताजी जब थे, उन्होंने सिर्फ मुझे एक चीज़ कहा था कि एक तो अब आप फौज में आ गए हो, जो भी कार्रवाई करोगे वो ईमानदारी से करना। उसका मैंने अमल किया है। दूसरी बात जो उन्होंने मुझसे कही थी कि इन्फेंट्री में अगर जा रहे हो तो ये ध्यान रखना कि आपको जो है अपने जवानों का ख्याल रखना है, और आपको अगर इज्जत मिलेगी तो जवानों से मिलेगी, और अगर आपको जवानों से इज्जत मिलती रही तो भगवान का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। और तीसरी बात जो उन्होंने कही थी कि कभी ये मत सोचना कि आप जो कार्रवाई कर रहे हो उसको कोई देख नहीं रहा है, तो कार्रवाई सिर्फ वही की जाए, उसी तरह से की जाए जिस पर कि सीनियर की या जूनियर की या जिसकी नज़र पड़ रही है, क्योंकि उनका ये कहना था कि देखने वाला ऊपर बैठा है, नंबर आपको वही देगा। और इसीलिए जो भी कार्रवाई करोगे ईमानदारी से करना, उसका फल कभी मत देखना, और फल आपको मिलता रहेगा। पिता की सीख को अपना वचन बनाकर हमेशा अपने जवानों के साथ अगुवाई करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत के बेटे जनरल बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत की ये कहानी है, जिन्होंने अपने पिता की 11वीं गोरखा राइफल से ही सेना में 1978 में कदम रखा। अब उन्हीं जनरल बिपिन रावत के निधन की खबर आते ही रक्षा मंत्री तुरंत संसद से दिल्ली में जनरल के घर पहुंचे। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में अपने सेनापति को खोने की पीड़ा प्रधानमंत्री समेत सभी सदस्यों के चेहरे पर नजर आती है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही 31 दिसंबर 2016 को भारतीय सेना के 26वें सेना प्रमुख के तौर पर जनरल बिपिन रावत को चुना। उस वक्त 2 और वरिष्ठों के मुकाबले प्रधानमंत्री के भरोसे का चेहरा बिपिन रावत बने। सेना प्रमुख रहते आतंक के खिलाफ जो कदम जांबाज जनरल ने उठाए, उसके लिए वो सरकार से मिली छूट का जिक्र करना याद रखते रहे। मिलिट्री ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए हमारे को आज़ादी दी गई है, और इसलिए मैंने कहा कि इसमें सपोर्ट ज़्यादा है, क्योंकि ये सरकार चाहती है कि मिलिट्री ऑपरेशन किस तरह से किए जाएं उसमें कोई दखलअंदाजी न की जाए, और जिस तरह से मिलिट्री कमांडर्स प्लानिंग करते हैं और अपने ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करते हैं, उनको उसकी पूरी फ्रीडम रहनी चाहिए। सरहद चीन से सटी हो या फिर सीमा पाकिस्तान के पास की या इलाका पूर्वोत्तर का, सुरक्षा के मसले पर जनरल बिपिन रावत हमेशा हर चुनौती को पूरा करते रहे। यही कारण है जब देश में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का चयन हुआ तो नाम जनरल बिपिन रावत का ही चुना गया। आपने इन 5 शब्दों को ध्यान में रखना है, और वो है नाम, नमक, निशान, वफादारी और इज्जत। 4 दशक से ज्यादा लंबे सैन्य जीवन में उत्कृष्ट सैनिक, दूरदर्शी लीडर के तौर पर हमेशा जनरल रहे। यही कारण है करगिल युद्ध के समय भारतीय सेनाओं के मध्य एकीकरण की समस्या दूर करने के लिए जिस चीज की जरूरत जताई गई, देश के लिए वो काम भी जनरल बिपिन रावत ने ही संभाला। तीनों सेनाओं की शक्ति को हम अगर इस्तेमाल करें एकजुट होकर, तो हम काफ़ी हद तक, जैसे कि कहा गया है, 1+1+1 को 3 न करते हुए 1+1+1 को 111 बना सकते हैं। तीनों सशस्त्र सेनाओं का जब एकजुट मिलकर जब ये कार्रवाई करेंगे तो उससे हमें ज़्यादा शक्ति प्रदान होगी। हम ज़्यादा सही तरीके से अपने जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मैन पावर रिसोर्सेज हों, इक्विपमेंट रिसोर्सेज हों या वेपन्स हों, उनको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये इंटीग्रेशन होगा तो हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। भारत को 1 गुना नहीं बल्कि 111 गुना सैन्य ताकत देने वाले जनरल देश के लिए नाम, नमक, निशान, वफादारी और सम्मान को अंतिम समय तक निभाते रहे। समर के सिपाही से सरहदों के सेनापति तक की जिम्मेदारी उठाने वाले जांबाज जनरल
आपको देश सैल्यूट करता है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का आज निधन हो गया। तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के निधन पर शोक जताते हुए उन्हें बेहतरीन सैनिक, सच्चा देशभक्त बताया और सेना में रिफॉर्म करने के लिए जनरल रावत की जमकर तारीफ की। तो दस्तक के इस हिस्से में हम आपको जनरल बिपिन रावत के एक विशेष मिशन के बारे में बताने जा रहे हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि देश को आखिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद की जरूरत ही क्यों महसूस हुई। कुन्नूर डीएसएससी के लिए एक हेलीकॉप्टर 12 बजे के लिए एक हेलीकॉप्टर इधर आएगा। वो आने का टाइम बहुत मिस्ट है, बहुत क्लाउड है। वो क्लिक का अंदर आने का टाइम कुन्नूर से 5 किलोमीटर का समय, कुन्नूर से 5 किलोमीटर का समय एक बहुत बड़ा जंगल है। वो जंगल का अंदर ये हेलीकॉप्टर गिर गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मौत की खबर सुनकर सारा देश उदास हो गया। हेलीकॉप्टर क्रैश में बिपिन रावत की मौत की खबर सबको गमगीन कर दिया। एक सैनिक होने के नाते भी हमें हमारे गौरव की बात है कि वो हमारे क्षेत्र से आर्मी ऑफ द चीफ स्टाफ रहे और अभी जो एक सीडीएस का पद पे विराजमान हुए। हमारे भारत देश में ये पहला पद है और ये हमें बहुत दुख हो रहा है कि उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ये दिल्ली में उनके घर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां सैनिकों की तरह इस खबर की देश को जानकारी देने आए रिपोर्टर भी उदास दिखे। ऐसा ही माहौल सीसीएस की बैठक में देखने को मिला, जहां पीएम का चेहरा सारी कहानी बयां कर रहा था। तमिलनाडु के कुन्नूर की इस आग ने पूरे देश को बेचैन कर दिया। हादसे के तुरंत बाद जिसने भी MI-17 V5 हेलीकॉप्टर को देखा वो परेशान हो गया और जनरल बिपिन रावत के लिए दुआ करने लगा। लेकिन शाम होते होते बुरी खबर आ गई और एयरफोर्स ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मौत की पुष्टि कर दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और जनरल बिपिन रावत को एक उत्कृष्ट सैनिक बताते हुए कहा कि वो एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने हमारे सशस्त्र बलों और सुरक्षा तंत्र के आधुनिकीकरण में बहुत योगदान दिया। सामरिक मामलों पर उनकी अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण असाधारण थे। उनके निधन से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। उस पद पर थे जिसकी मांग देश में करगिल युद्ध के बाद से हो रही थी। इसीलिए 15 अगस्त 2019 को जब पीएम ने सीडीएस पद बनाने का ऐलान किया तो इसे रक्षा जानकारों ने बड़ा सैन्य रिफॉर्म बताया। विश्व में बदलते हुए युद्ध के और सुरक्षा के माहौल के अनुरूप हो, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं लाल किले से एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करना चाहता हूं। इस विषय के जो जानकार हैं वो बहुत लंबे अरसे से इसकी मांग करते रहे हैं। आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। करगिल वॉर के वक्त भारत पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों को सबक सिखाने में कामयाब तो रहा, लेकिन इस कार्रवाई में हमारे बहुत से जवान शहीद हो गए। तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने करगिल रिव्यू कमेटी बनाई और इस युद्ध का सबसे बड़ा सबक ये मिला कि तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को बेहतर बनाया जाए। सिफारिश की गई कि अगर तीनों सेनाएं सिंगल कमांड के अंदर आ जाएं, तो काम करने का तरीका और बेहतर हो सकता है। इसके लिए सीडीएस का पद बनाने की सिफारिश की गई, एक ऐसा अवसर जिसके अंडर में जल, थल और वायुसेना के तीनों प्रमुख आए और जो सैन्य मामलों में सीधे पीएम को सलाह देता हो। लेकिन इस सिफारिश का विरोध हुआ और कहा गया कि भारत में इतना बड़ा पद बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सीडीएस के पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह सीडीएस के पद को लेकर 20 साल तक बहस होती रही, जिस पर साल 2019 में विराम लगा। हमारी पूरी सैन्य शक्ति को एक मुस्त होकर के एक साथ आगे बढ़ने की दिशा में काम करना होगा।
जल थल 90 से एक आगे रहे, दूसरा 2 कदम पीछे रहे, तीसरा 3 कदम पीछे रहे तो नहीं चल सकता। तीनों एक साथ एक ही ऊंचाई पर आगे बढ़े, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो। जनरल बिपिन रावत ने सीडीएस को लेकर उठ रही सभी आशंकाओं को फिजूल साबित करते हुए सेना में रिफॉर्म के रास्ते को साफ किया। जनरल रावत को पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया और उनको ये काम दिया गया कि आप अगले 3 साल में थिएटराइजेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेज करो। वो उसकी तरफ कर रहे थे। जिस प्रकार से आपने बताया उसके अंदर कुछ न कुछ रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि जब भी कोई आप बदलाव करोगे तो उसके अंदर आपको कुछ फायदे कुछ नुकसान और तालमेल करके आप एक ऐसा मॉडल निकालो जिसके अंदर फायदे ज्यादा हो कम नुकसान हो, तो उसकी तरफ आगे बढ़ा जा रहा था। भारतीय सेना को ज्यादा आधुनिक और कारगर बनाने के लिए रक्षा मामलों की संसदीय समिति ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट सदन में पेश की, जिसमें उन्होंने सेना अगले कुछ सालों में 1 लाख सैनिकों की कटौती की बात बताई। ये वो सैनिक थे जो किसी कार्रवाई में हिस्सा न लेकर सर्विस और मरम्मत का काम करते हैं। इस रिपोर्ट में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने बताया कि अब सेना तकनीक पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहती है और नए तरीके के युद्ध के लिए खुद को तैयार करना चाहती है। उन्होंने कहा, पहले सेना दूर के इलाकों में तैनात होती थी तो उसे अपने सारे इंतजाम खुद करने होते थे, लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के कारण उसकी जरूरत नहीं रह गई है। जैसे पहले सेना में बेस रिपेयर डिपो होते थे जिनमें गाड़ियों की मरम्मत की जाती थी, लेकिन अब उन्हें आउटसोर्स किया जा रहा है। इससे जो बचत होगी उसे सेना स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों पर खर्च करना चाहती है, जो युद्ध के नए तरीकों के लिए जरूरी है। भारत के लिए ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन चीन पिछले कई सालों से अपनी आर्मी को आधुनिक और चुस्त करने में लगा है। 80 के दशक में चीन की सेना में 45 लाख सैनिक होते थे, जिन्हें घटाकर पहले उसने 25 लाख और फिर 2003 में 23 लाख कर दिया। सैनिकों की संख्या में कटौती करके चीन उन पर होने वाले खर्च को अपनी सेना को आधुनिक हथियार और सुविधाएं देने में खर्च कर रहा है। जनरल बिपिन रावत की योजना भी सेना की संख्या को घटाकर सरहद पर तैनात सैनिकों को आधुनिक उपकरण मुहैया करवाने की थी, ताकि चीन और पाकिस्तान के खतरे का सामना बेहतर तरीके से हो सके। जनरल रावत को पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया और उनको ये काम दिया गया कि आप अगले 3 साल में थिएटराइजेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेज करो। वो उसकी तरफ कर रहे थे। जिस प्रकार से आपने बताया उसके अंदर कुछ न कुछ रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि जब भी कोई आप बदलाव करोगे तो उसके अंदर आपको कुछ फायदे कुछ नुकसान और तालमेल करके आप एक ऐसा मॉडल निकालो जिसके अंदर फायदे ज्यादा हो कम नुकसान हो, तो उसकी तरफ आगे बढ़ा जा रहा था। जो इसीलिए पीएम के शोक संदेश वाले 3 ट्वीट में प्रधानमंत्री ने उनके योगदान को याद किया। पीएम ने अपने शोक संदेश में कहा कि भारत के पहले सीडीएस के रूप में जनरल बिपिन रावत ने रक्षा सुधारों समेत हमारे सशस्त्र बलों से संबंधित विविध पहलुओं पर काम किया। वो अपने साथ सेना में सेवा करने का एक समृद्ध अनुभव लेकर आए। भारत उनकी असाधारण सेवा को कभी नहीं भूलेगा। देश का सेनापति भले ही एक दुर्घटना का शिकार हो गया हो, लेकिन सेना में रिफॉर्म की जो लौ जनरल बिपिन रावत जलाकर गए हैं, वो अपनी रोशनी से देश की सेना को जरूर जगमग करेगी। मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। पहले थल सेना प्रमुख और फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का करियर उपलब्धियों से भरा रहा और शायद इसीलिए 2016 में उन्हें 2 सीनियर ऑफिसर्स पर तरजीह दी गई और आर्मी चीफ बना दिया गया। सीडीएस रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनरल बिपिन रावत को 6 लक्ष्य दिए थे। सवाल यह है कि क्या वो 6 टारगेट क्या हैं जिन्हें पूरा करने के लिए देश के पहले सीडीएस जी जान से जुटे हुए थे। देखिए, बदलाव हर चीज में जरूरी है। आप देखिए, देश बदल रहा है तो क्यों ना सेना को बदलाव करना पड़े। आगे आप देखेंगे कि जिस तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल युद्ध के क्षेत्र में भी होगा और इसलिए जरूरी है कि हमें ध्यान रखना है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी को युद्ध के क्षेत्र में हमारे प्रतिद्वंदी जो हैं किस तरह से इस्तेमाल करेंगे।
इसीलिए हमको भी उनसे एक कदम आगे रहना है। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत से तकरीबन 2 साल पहले आज तक के एजेंडा कार्यक्रम में जनरल बिपिन रावत ने बात कही थी। देश को समझाया था कि वो कैसे चीन और पाकिस्तान से एक कदम आगे रहने की रणनीति बनाकर चलते हैं। से पिछली लड़ाई लड़ी थी, अगर हम उसी विचार से सोचेंगे कि अगले आने वाली लड़ाई भी हम जैसे हमने पिछली लड़ाई लड़ी थी उस तरीके से लड़ेंगे तो हम कभी सफल नहीं होंगे। हमें किस तरह से आने वाली लड़ाई का सामना करना है उस पर लगातार विचार विमर्श करना है और इसके लिए बदलाव जरूरी है। जनरल बिपिन रावत हमेशा भारतीय सेना में रिफॉर्म के जरिए दुश्मन पर बढ़त बनाने के हिमायती रहे, जिसके केंद्र में वो 6 लक्ष्य थे जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें सौंपा था। लेकिन सवाल यह है कि वो 6 मकसद क्या थे जिन्हें पूरा करने के मिशन पर जनरल बिपिन रावत लगे हुए थे। तो सबसे पहले जनरल बिपिन रावत का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने इस बारे में पहली बार सार्वजनिक तौर पर खुलकर बताया। हमारे प्रधानमंत्री ने हमें कुछ उद्देश्य दिए हैं और ये उद्देश्य हैं कि हमें अपने देश की इकोनॉमिक रिवाइवल पर ध्यान देना है, हमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर विचार करना है, हमें टेक्नोलॉजी और अनुसंधान के क्षेत्र में बढ़ावा देना है, हमें मिलिट्री डिफेंस रिफॉर्म्स की ओर बढ़ना है, हमें एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के साथ साथ टेररिज्म का भी खात्मा करना है। सेना में रिफॉर्म जानकारों की पुरानी मांग रही है, इसीलिए जनवरी 2020 में सीडीएस का पद संभालने के बाद से जनरल बिपिन रावत भारतीय सेना को भविष्य की चुनौतियों से 2-2 हाथ करने की तैयारियों में लगे थे, जिसमें सबसे अहम था सेना को इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड और उसका आधुनिकीकरण। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच बेहतर तालमेल के लिए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की योजना पर जनरल बिपिन रावत की देखरेख में जोर शोर से काम हो रहा था। 1 नवंबर को इसे लेकर जनरल बिपिन रावत की अध्यक्षता में तीनों सेनाओं के प्रमुखों की बैठक भी हुई। दरअसल भारत की सेना में करीब 15 लाख सैनिक हैं, जिन्हें एकजुट करने के लिए काफी समय से थिएटर कमांड की जरूरत महसूस की जा रही थी। थिएटर कमांड का सीधा मतलब उस भौगोलिक यूनिट से होता है जिसमें जल, थल और वायु सेना के लोग एक थिएटर कमांडर के नेतृत्व में काम करते हैं। इस तरह थिएटर कमांड युद्ध के मौके पर तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए बेहद उपयोगी होता है। ऐसा इसीलिए होता है कि जंग के हालात में थिएटर कमांडर के पास हमले के लिए जल, थल और वायु सेना के हथियार होते हैं, यानी उसके पास दुश्मन को जवाब देने के लिए ज्यादा संसाधन और हथियार होते हैं। अभी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की 17 कमांड है, वहीं चीन के बॉर्डर पर 8 कमांड है, जबकि चीन की तरफ सिर्फ एक बड़ी वेस्टर्न थिएटर कमांड है। इसीलिए भविष्य की इसी चुनौती से निपटने के लिए 4 नए थिएटर कमांड बनाने की योजना पर जनरल बिपिन रावत काम कर रहे थे। भारत के लिए थिएटर कमांड क्यों जरूरी है, इस बारे में भी जनरल बिपिन रावत ने आज तक को बताया था। जिस तरह से पिछली लड़ाई लड़ी थी, अगर हम उसी विचार से सोचेंगे कि अगले आने वाली लड़ाई भी हम जैसे हमने पिछली लड़ाई लड़ी थी उस तरीके से लड़ेंगे तो हम कभी सफल नहीं होंगे। हमें किस तरह से आने वाली लड़ाई का सामना करना है उस पर लगातार विचार विमर्श करना है और इसके लिए बदलाव जरूरी है। बदलाव का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में 3-3, 4-4 साल चलने वाली वर्ल्ड वॉर नहीं होंगी। लड़ाई जो होगी आपको समय जीत हासिल करने के लिए बहुत कम समय मिलेगा, क्योंकि उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मौत की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सवाल उठता है कि खाली हुए इस पद के दावेदार अब कौन हैं, कौन कौन से जनरल हैं। देश की सुरक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अब किसके कंधों पर होगी।